स्पेसर बार, इसको स्पेसर बार बोला जाता है एंड पिन भी बोल सकते हैं इसको पिन भी बोला जाता है। मेन टेक्निकली नेम है इसको स्पेसर बार, या फिर इसको हिंदी जैसे काफ़ी लोग जगह इसको गुल्ला भी बोला जाता है। ठीक है, गुल्ला भी बोला जाता है। तो इसका मिनिमम जो डाया रहना चाहिए आपका 20 mm। मिनिमम जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो एग्रीगेट का जो साइज़ रहता है जैसे 20 mm और उससे प्लस 5 mm का होना चाहिए। अगर आपके पास 10 mm है प्लस 5 mm तो अप्रोक्स आपका 15 mm, तो उसका तो उस कंडीशन में आपको 20 mm का स्पेसर बार होना चाहिए। देखिए कट एंड मेन बार क्या होता है। कट एंड मेन बार होता है कट ऑफ द बार। तो कट ऑफ द बार क्या रहेगा, जैसे बेंट अप बार दिया जाता है, जैसे सपोर्ट है, कॉलम सपोर्ट रहेगा तो कॉलम की सपोर्ट से L/7। तो स्टैंडर्ड आईएस कोड के अकॉर्डिंग L/7 आपका क्या रहेगा, 7 क्या रहती है आपका क्लियर स्पैन ऑफ द, जैसे कॉलम है एंड ये कॉलम है तो ये सपोर्ट रहेगा। तो कॉलम टू कॉलम जो सपोर्ट रहेगा उसके सेंटर से L/7 जितनी आपकी L है, जैसे सपोज कीजिए 12 फीट, इससे कॉलम के सेंटर से कॉलम के सेंटर 12 फीट है और इसके सेंटर से L/7 तक जो बेंटअप दिया जाता है, ठीक है, तो वो बेंटअप दिया जाता है। बट लेकिन इन फ्यूचर में क्या हुआ है, लोड सेफ लोड स्ट्रक्चर के लिए जो टॉप कंटेनमेंट बार दिया जाएगा, ये इसको टॉप कंटेनमेंट बार, तो इसको बोल सकते हैं आप टॉप एक्स्ट्रा बार। तो ये कॉलम रहेगा, कॉलम से हम L/7 दिया जाता है, बट लेकिन स्टैंडर्ड क्या कहता है L/4, L/3 से L/4 तक दिया जाता है। तो ये क्या गिवन है, ये L/3 गिवन है यहाँ पे। जैसे कि इसकी दूरी है यहाँ पे 20 फीट, इस कॉलम के फेस से इस कॉलम के फेस तक ये 25 फीट की दूरी है। 25 फीट तो 24 फुट अप्रोक्स मानिए आप 24 फीट। तो सपोज़ कि 24 फीट यहाँ पे इस कॉलम के फेस से इस कॉलम के फेस तक 24 फीट की दूरी है। तो 24 फीट में से हम L/3 करेंगे, 8 या 24, 24 डिवाइड बाई 3 तो 3 8 24, तो ये 8 फीट। तो इस कॉलम के फेस से ये कितना हुआ 8 फीट। तो ये 8 फीट की दूरी पे इसकी जो दूरी आएगी वो 8 फीट कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर 25 फीट की दूरी है, 24 फीट की दूरी है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, ये 8 फीट की दूरी पे टॉप एक्स्ट्रा बार आएगा। और बॉटम की बात करते हैं तो बॉटम में क्या दिया था L/8, जो दूरी आएगी L/8। जैसे कि 24 फीट है, 24 फीट से हम 8 से भाग करेंगे तो 8 या 24, तो ये 3 फीट की दूरी, कॉलम के फेस से 3 फीट की दूरी हम छोड़ देंगे, तो ये बॉटम का एक्स्ट्रा बार आएगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा बार हमें कैसे देना है आईएस कोड के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि टॉप का रहता है L/3, L/4 से L/3, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या लिया L/3 और बॉटम में L/8, तो ये L/8 रहेगा। 24 फीट और डिवाइड बाई 8 तो 8 या 24, तो 3 फीट इसको छोड़ देंगे बोथ साइड, तो ये बॉटम एक्स्ट्रा बार। और दूसरा स्पेसर बार की बात करता हूँ मैं। स्पेसर बार जैसे टेपर भी गिवन है, ये टेपर में गिवन, इसकी जो दूरी आती है, इंटरव्यू में भी आपसे अक्सर पूछा जाता है कि एक स्पेसर बार से दूसरी स्पेसर बार की दूरी मिनिमम 1 मीटर, तो कम से कम आपकी 1 मीटर हो जाती है। तो 1 मीटर से दूरी आप ले सकते हैं वहाँ पे, कम से कम इससे कम नहीं होना चाहिए मीटर से। ठीक है, मिनिमम आपके मीटर दूरी हो जाती है, तो इस बेस पे आप इसको टेपर ले सकते हैं यहाँ पे, ताकि आपको जो स्पेसर है वो आपके प्रॉपर गैप बना रहे। ऐसे ये टॉप में एक्स्ट्रा बार जो रहेगा तो वैसे 25 mm, ये 20 mm है। और काफ़ी लोग क्या करते हैं, जैसे टॉप में स्पेसर बार, जैसे कि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बॉटम में हमने टेपर दिया है बट टॉप में टेपर क्यों नहीं दिया। जैसे ही आप इसको डाउन करेंगे तो स्लैब का जो आएगा, स्लैब का जो मेन बार आएगा, क्रॉस बार आएगा, अगर ये टेपर होगा तो उस कंडीशन में स्पेसर बार आपको खोलना पड़ेगा, क्योंकि मेन बार आपका इसके बीम के बॉटम से जाएगा और एक बार आपका टॉप से जाएगा। इसको अल्टरनेट बोल सकते हैं, बेंटा बार, या फिर आप टॉप मैश या बॉटम मैश, डबल जार इसको बोल सकते हैं। तो बॉटम से जाएगा, इसके बॉटम से एंड एक टॉप से जाएगा। तो इसलिए स्पेसर बार अगर टेपर होगा तो वो जो स्पेसिंग है आपके मेन बार की, क्रॉस बार की, वो स्पेसिंग प्रॉपर नहीं बन पाएगी। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि अगर ये टॉप में रहेगा स्पेसर बार, टेपर में रहेगा इंक्लाइंड में, तो आप इसमें मेन बार आप क्रॉस करेंगे तो ये क्या रहेगा, जो स्पेसिंग है स्लैब में, स्लैब के जो रेनफोर्समेंट की, वो प्रॉपर स्पेसिंग नहीं बन पाएगी। तो इसी वजह से इसकी जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका स्पेसर बार। और स्पेसर बार क्यों दिया जाता है मैं आपको बताता हूँ। जो आपका मेन बार, ये आपका मेन बार है, ये एक्स्ट्रा बार है।
तो मेन बार एक्स्ट्रा बार की प्रॉपर जो स्पेसिंग को बनाए रखने के लिए टॉप क्या होता है, टॉप का कंप्रेशन जोन एंड बॉटम का क्या है टेंशन जोन। टेंशन जोन में जो बीम का जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो टेंशन में बॉटम में टेंशन जोन में लोड इफेक्ट ज़्यादा करे। बीच का जो क्या लोड होगा, लोड आने पर बीम के ऊपर लोड आने पर बीच में से बैंड होना स्टार्ट होगा। और इफेक्ट कहाँ से स्टार्ट होना होता है, साइड सपोर्ट से, क्योंकि टेंशन क्या हो रहा है कि आपका ये बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए इसमें बॉटम में एक्स्ट्रा बार दिया जाएगा और साइड सपोर्ट में टॉप में दिया जाएगा, हैगिंग एंड सैगिंग को रेजिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्रैक्स होना कहाँ से स्टार्ट होता है, टॉप से, और ये बैंड होना स्टार्ट होता है बॉटम से, बी सेंटर में से। तो इसीलिए बॉटम में एक्स्ट्रा बार देते हैं। ठीक है, और स्पेसर बार जैसे कि अगर यही आप एक्स्ट्रा बार अगर इसके बीच में देंगे तो स्पेसिंग प्रॉपर नहीं बन पाएगी, कंक्रीट को भी बोन स्ट्रेंथ बनाती है। तो इसीलिए इनका तो गैप प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए इसमें स्पेसर बार देना ज़रूरी है। ठीक है, कंक्रीट की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ बनाएगा ये टॉप में बनाएगा। वैसे ही बॉटम में जो आपका टेंशन एनफोर्समेंट है तो ये एक्स्ट्रा बार आप प्रोवाइड करेंगे तो प्रॉपर स्पेसिंग बनी रहेगी। ठीक है, टॉप में ऐसे स्पेसिंग और प्लस ये स्पेसिंग, तो इसी स्पेसिंग को बनाए रखने के लिए इसको स्पेसर बार देना ज़रूरी है एंड एक्स्ट्रा बार देना ज़रूरी है। आई होप आपको एंड जोन एंड मिडल जोन। एंड जोन काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं सर हमें बीम के अंदर एंड जोन एंड मिडल जोन क्या होता है, या फिर जोन ए जोन बी क्या होता है, या फिर हम जो कॉलम के अंदर जो बीम होता है बीम के अंदर जो रिंग्स प्रोवाइड करते हैं इसको बोला जाता है स्ट्रप। ठीक है, ये इसको बोला जाता है स्ट्रप, और जबकि कॉलम के अंदर जो प्रोवाइड करते हैं उसको बोला जाता है लेटर टाइज। ठीक है, ये भी लेटर टाइज बोला जाता है, लेकिन इसको लेटर टाइज बोला जाता है। इसको टाई, या जो टाई का मतलब होगा इसको टाई अप करता है, जैसे आपकी जो मेन रेनफोर्समेंट होता है इसको प्रॉपर टाई अप करता है। ठीक है, जो इसकी स्पेसिंग है उसको बनाए रखता है, प्लस आपका जो इस पर लोड आएगा इफेक्ट करेगा तो ये इसको फैलने नहीं देता है, बीम को फैलने नहीं देता है, मतलब खुलने नहीं देता है इसको बार को। ठीक है, तो इसलिए रिंग्स मोस्टली प्रोवाइड किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो इसके हुक्स हैं वो पहले से ही बैंड होने 135 डिग्री में, जैसे इसका सीधा जाएगा वो 180 हो जाएगा, और इस ऐसे जाएगा तो 90 डिग्री में, और जैसे ही सीधे से जाके इसको ऐसे बेंड करेंगे तो वो 135 डिग्री में बेंड हो जाना चाहिए। ठीक है, बट लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे बैंड नहीं हुआ है ताकि जो मेन रिइंफोर्समेंट होते हैं इसको प्रोवाइड करने में उनको डिफ़िकल्टीज आती है। लेकिन जैसे बीम डाउन हो जाएगी तो उसको बाद में इसको बैंड कर दिया जाएगा हुक से। तो स्टैंडर्ड IS कोड के अकॉर्डिंग क्या रहता है, इसका जो 2D क्या रहता है, जो डेप्थ ऑफ द बीम और इंटू 2। सपोज अगर इसकी जो डेप्थ है 600 है, इसकी जो डेप्थ है 600 है, तो IS कोड कौन सी 600 और इंटू 2, तो 600 दूनी 1200 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉलम का फेस है इसके फेस से 1200 की दूरी तक जो रहेगा वो रहेगा एंड जोन। ठीक है, एंड जोन, और मिनिमम क्या रहता है 450 स्पेसिंग, मतलब यहाँ से डिस्टेंस 450। अगर कोई नॉर्मली जैसे घरों के अंदर 9x9 की बीम देते हैं, तो जैसे कि 9x9 की हो गई तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो वहाँ पे भी 450 हो जाता है। तो वही रहता है कि मिनिमम 450 की दूरी तक उससे कम हम इस एंड जोन नहीं लेते हैं IS 456-2000 के अकॉर्डिंग, या फिर 13/920/1993 अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कोड के अकॉर्डिंग। तो इसी बेस पे जो इसकी स्पेसिंग रहती है वो मिनिमम 100, 125, या फिर आप जैसे कि 4 इंच, या फिर आप 5 इंच, या मिनिमम 6 इंच इस तरह से ले सकते हैं। बट लेकिन एज पर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही आपको स्पेसिंग दिया जाता है। जैसे आप जनरली घरों के अंदर ये यूज़ करते हैं उसमें क्या जाता है कि एंड जोन मिडल जोन नहीं लेते हैं। जो आपका जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर रहता है तो उसमें क्या रहता है, कॉलम बीम तो हम प्रोवाइड कर देते हैं, पर लेकिन उस कंडीशन में वहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर बन जाता है वो प्रॉपर टाइप करने के लिए, पर लेकिन वो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या रहता है, जनरली स्पेसिंग बराबर ही रख लेते हैं, सभी पूरे कॉलम बीम के अंदर स्पेसिंग बराबर रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्पेसिंग रखते हैं मिनिमम, वहाँ पे घर बनाने में मिनिमम आपको 7 से 8 इंची से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, मिनिमम आपके 7 इंची स्पेसिंग रखें बीम में घर बनाने में। और अगर आप साइड पे आप यूज करें, साइड पे आप काम करें तो वहाँ पे एज पर ड्राइंग को काम करें, या फिर आप जो गिवन रहता है एंड जोन, मैंने आपको बता दिया कि अगर ड्राइंग्स आपके पास नहीं है तो उस कंडीशन में डेप्थ, बीम की डेप्थ देख लेना कितनी है। डेप्थ कौन सी होती है विद स्लैब, अगर स्लैब की थिकनेस 6 इंची है और आपकी 1 फीट की आपकी लटक हो जाती है नीचे, इसको आप टी बीम भी बोल सकते हैं वहाँ पे,
तो वो 1.5 फीट हो जाता है। तो वहाँ पे 1.5 फीट और गुना 2 करेंगे तो वहाँ पे 3 फीट हो जाएगा। तो 3 फीट की दूरी तक रिंग की स्पेसिंग, जैसे यहाँ पे 6 इंची है, अगर एक 6 इंची है तो 3 और 12 तिया 36, 3 फीट को इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 12 तिया 36 इंच हो जाएगा। और एक रिंग की स्पेसिंग कितनी है, जैसे 4 इंची, तो 4 इंची को 36 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12, तो आपके 3 और 3 तिया 9, अप्रोक्स 10 रिंग आपके यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो मिनिमम आपके 9 रिंग यहाँ पे बनते हैं अगर आपकी 3 फीट है तो 6 इंच की स्पेसिंग पे। ठीक है, 4 फीट से स्पेसिंग है। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये एंड जोन रहेगा। तो यहाँ पे स्पेसिंग क्या है, 125 है, मिनिमम 5 इंची, कॉलम सेंटर 5 इंच यहाँ पे लिया गया। ये मिडल एंड जोन रहेगा। और मिडल जोन आपका ये आ जाता है, तो यहाँ पे है 175 mm एज पर ड्राइंग का। ठीक है, 175 mm सेंटर टू सेंटर लिया जाता है। और रिंग के सेंटर 175 mm। तो नंबर्स ऑफ रिंग्स कितने लगते हैं बीम के अंदर, एज पर एंड जोन, मिडल जोन, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वो सब मैंने निकाला हुआ है। कॉलम में हम नंबर्स ऑफ रिंग कैसे निकालते हैं वो निकाला हुआ है, नंबर्स ऑफ रिंग बीम के अंदर कैसे निकालते हैं वो भी मैंने निकाला है, एज पर एंड जोन है मिडल जोन के अकॉर्डिंग। तो एज पर ड्राइंग के अंदर आप देख सकते हैं वहाँ पे क्या गिवन है। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा बार जैसे कि L/4 गिवन है, L/3 गिवन है, तो जहाँ पे भी L/3 गिवन है, जैसे एक्स्ट्रा बार यहाँ पे गिवन है, तो वहाँ पे जितनी एक्स्ट्रा बार की स्पेसिंग है उसी में एंड जोन गिवन है एज पर ड्राइंग के अंदर। तो इस तरह हमें बीम के अंदर स्टीयरअप्स प्रोवाइड करने हैं। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर होगा, एंड जोन क्या होता है, मिडल जोन क्या होता है, या फिर जोन ए जोन बी क्या होता है, इसकी स्पेसिंग हम कितनी मिनिमम कितनी रखते हैं, मैक्सिमम कितनी रखते हैं, प्लस इसकी जो हुक लेंथ है वो कितनी, हुक लेंथ आपको बताता हूँ मिनिमम और 9D रहना चाहिए। अगर आपका 8 mm करेंगे, जैसे यहाँ पे 10 mm का रिंग लिया गया है, तो 10 और इंटू 9 तो 90 mm का मिनिमम ये रिंग का साइज़ यहाँ से रहेगा। ठीक है, यहाँ से ये 90 mm का मिनिमम साइज़ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका ये बैंड होना चाहिए 135 डिग्री में, 135 डिग्री। जैसे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा बार आ चुका है, अगर आप इसमें अंदर की तरफ बैंड करते पहले से ही, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड नहीं हो पाता, तो इसीलिए एज पर साइड पे इसको बैंड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हुक आ रहा है आपका, ये हुक है, इसको 135 डिग्री में बैंड कर दिया जाएगा साइड पर ही। तो बीम या फिर कॉलम या फिर आपकी जो कंबाइंड फुटिंग होती है, उसमें जो रिंग्स होता है, जो बीम होती है, उसका काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि जो इनर रिंग होते हैं उसको कटिंग लेंथ कैसे बनाएं। ठीक है, कटिंग लेंथ कैसे निकाले, प्लस आपका जो गैपिंग है वो जो सरिया की जो स्पेसिंग है बराबर कैसे आए। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैं आपको एग्जांपल एक कटिंग कर दिया है, तो इसको पास आप कैसे करोगे आप, तो बाइंडिंग करते टाइम पे कैसे होगा, तो स्पेसिंग बराबर कैसे आए सरिया के, जो उसका मेन बार जो सरिया होता है, लॉन्गिट्यूडनल जो रेनफोर्समेंट होता है, जो सरिया होता है, उसकी जो स्पेसिंग है बराबर कैसे आती है। मैं एक थ्योरेटिकली एक वीडियो बना चुका हूँ मैं, आज आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ मैं। तो अगर बीम की चौड़ाई है, जो यहाँ पे बीम की चौड़ाई है 900 है, तो 900 हमें लेना है। तो ये कंबाइंड फुटिंग का जो बीम है, तो कंबाइंड फुटिंग के जो बीम बने, पेडिस्टल बनेगा, तो उसके लिए ये बीम रिंग्स बनाए गए हैं। तो फुटिंग में जो पेडिस्टल है, जो बीम है कंबाइंड फुटिंग में, तो बीम की चौड़ाई है 900। तो 900 में से बोथ साइड क्लियर कवर लेस कर दिया गया है 40 mm का। तो ये रिंग की जो चौड़ाई बचती है 900 में से, तो दोनों तरफ लेस करते हैं 40, तो 820 बचता है। तो ये हमारे पास हो गया 820। तो मैं रिंग के यहाँ से दूरी निकाल के दिखा देता हूँ आपको, 820। ठीक है, तो ये 820 हो जाता है लगभग आपका 5 mm यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है, 830-25, तो 5 mm में डिफरेंस नहीं चलेगा, 12 mm में ये हो भी जाता है। ठीक है, तो 820 हो गया। तो ये हमारा 820 हो रहा है, 900 में से दो साइड 40 820 हो जाता है। तो अब हमें इसमें जो रेनफोर्समेंट आएगा, 8 रेनफोर्समेंट है 25 mm के, तो 25 mm के 8 रेनफोर्समेंट है। अब हमें उनको रेनफोर्समेंट को बराबर करना है, उन बराबर करके उसके बेस पे हमें ये रिंग लेना है। तो स्पेसिंग कितनी आएगी, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 स्पेसिंग आएगी, और सरिया कितने आएंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 सरिया आ रहे हैं। तो 8 सरिया में हमें बराबर स्पेसिंग करना है, सेंटर टू सेंटर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट वाला जो आपका सरिया है, जो आपका लास्ट वाला जो रेनफोर्समेंट है, जो सरिया है, उसका सेंटर हमें निकालना पड़ेगा। इसके सेंटर से इसका सेंटर पे हमें जाना होगा। उसके सेंटर जाने के लिए
तो 820 में से हम लेस करेंगे आउटर डाई ऑफ रिंग 10 mm का ये लेस कर देंगे, 10 mm का ये लेस कर देंगे। उसके बाद जब 25 mm का जो सरिया है तो उसके आधा हाफ लेंगे, यहाँ पे भी डाया का आधा हाफ लेंगे, मतलब आधा लेंगे। तो मतलब ये सरिया आधा इधर आधा उधर से कितना हो जाता है, एक सरिया। मतलब आपका 820 में से 20 mm लेस करेंगे और 25 mm लेस कर देंगे तो आपको 790 अप्रोक्स मिल जाता है। ठीक है, तो 790 95 तो अप्रोक्स इतना मिल जाता है, 715 790। अब उसके बाद हमें इसकी स्पेसिंग कैसे करेंगे, सेंटर लेने के लिए जब आपका 790 हो जाएगा उसको डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 1 2 3 4 5 6 7। देखो रिंग्स तो लग रहे हैं हमारे, जो सरिया है वो लग रहे हैं 8, बट लेकिन स्पेसिंग कितनी है 7, तो हम 7 से स्पेसिंग को भाग कर देंगे तो हमारे पास एक की सेंटर से सेंटर की दूरी आ जाएगी। ठीक है, अब हमें जो रिंग्स है कहाँ पे भी सेट करना है, जैसे ये रिंग बनाना है तो ये रिंग बनाने के लिए हमें एक रिंग ये छोड़ देना है। उसके बाद हमें 1 2 3 इन चार सरियों को हमें कवर करना है रिंग के अंदर, जो आपका इंटरनल रिंग बनेगा। तो इंटरनल रिंग बनाने के लिए हमें 4 में सरिया को कवर करना है। तो अब हमें इसकी रिंग की दूरी कैसे बनेगी, इसकी जो वो आउटर है वो कैसे निकलेगा, अब हमें वो निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए निकालने के लिए हमारे पास स्पेसिंग कितनी है, 1 2, अंदर स्पेसिंग कितनी आ रही है 1 2 3, 3 स्पेसिंग आ रही है, और टोटल स्पेसिंग कितनी है हमारे पास 4। टोटल सरिया कितने हमारे पास 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 सरिया हो गया। अब हमें इसकी बाहर के जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, जो सेंटर टू सेंटर दूरी है उसको 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना होगा। ठीक है, जैसे कि एक की स्पेसिंग आ रही थी 7 से हमें स्पेसिंग करने से हमारे कितनी स्पेसिंग आ रही थी, वो 110, 790 भाग 7, तो हमारे पास 110 स्पेसिंग आ रही थी। अब 110 में से हमें करना है 3 से गुना, तो ये हमारे पास हो जाता है 330, तो 330 मिलीमीटर, 1 2 3 330 मिलीमीटर। अब हमें इसके बाहर जाना है, तो बाहर जाने के लिए कितना पड़ेगा, 10 mm ये प्लस करेंगे, 10 mm ये, तो 330 प्लस 20 तो 350 हो जाता है। तो 350 में हम क्या करेंगे, 25 mm का सरिया, 25 mm का आधा इधर आधा इधर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25 mm प्लस करेंगे 330 प्लस 25, तो ये आपका 380 हो जाता है, 305 mm का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो 375 या 380 ले सकते हैं इसमें। ठीक है, 5 mm का डिफरेंस में ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो BBS बनाने के लिए आपको एग्जैक्ट लेना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ कटिंग निकाल रहे हैं तो वहाँ पे 5 mm प्लस माइनस हो सकता है बनाते रिंग को बनाते समय। तो हमारे पास कितना हो रहा है, ये 380। ठीक है, तो यहाँ पे 330 प्लस 110 गुना 3 330 प्लस 10 10 350 प्लस 25 mm का 380 हो जाता है। तो 380 आपका रिंग का सरिया बन जाता है, 380 85 अप्रोक्स, ये 5 mm का प्लस माइनस बनाते टाइम में हो जाता है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसको आप रिंग को यहाँ पे रख के भी देख सकते हैं, रिंग की स्पेसिंग बना के रख के इसको देख सकते हैं आप। रिंग की स्पेसिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं 110 ली गई है, तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पे 110, इधर इसकी स्पेसिंग 110। फिर ऐसे स्पेसिंग 110। ठीक है, तो अलग अलग फीते को उठा के नहीं रख सकते हो आप, तो इसको एक ही फीते से उठा के रख सकते हैं। यहाँ पे 11 11 दूनी 22, 11 33, 11 चौक 44। ठीक है, 11 पंजे 55, 11 छक 66, तो इस तरह से आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए अगर इसके पास आउटर से आउटर तो आप निकाल सकते हैं 820 गुना 4 और प्लस आपका 75 की हमें गुंडी मिनिमम ले सकते हैं आप। उसके बाद आपका 780 हो सकती है, फिर 820 और प्लस आपको 75, तो उसकी कटिंग लेंथ आप यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चारों लेंथ निकल जाएगी आपके पास, पैरामीटर निकल जाएगा रिंग का, और इसकी गुंडी जो स्टफ होता है 9D, अगर 10 mm का तो 90 mm होना चाहिए कम से कम गुंडी की दूरी। तो आज आपको सिखाएंगे ट्रेपेज़ोइडल फुटिंग का जो रेनफोर्समेंट है कैसे प्रोवाइड करते हैं, एंड उसमें जो कॉलम है कैसे इसको प्लेसिंग करते हैं। तो इसका जो रेनफोर्समेंट है कैसे हम ड्राइंग पे स्टडी करते हैं, उसके बाद हम कैसे प्रोवाइड करते हैं साइड पे। तो वीडियो समझने के लिए एंड आपका जो भी टॉपिक्स रहता है क्लियर करने के लिए पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको जो ड्राइंग्स है ट्रेपेज़ोइडल फुटिंग की जो आपके साइड पे होती है, तो वो कैसे रीड करते हैं पहले उसको हम जान लेते हैं। सबसे
सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे फुटिंग, जो आपके पास ड्राइंग्स रहेगी, फुटिंग की ड्राइंग रहेगी, कॉलम की ड्राइंग्स रहती है कि कॉलम कौन सा देना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो ड्राइंग्स है फुटिंग की है कि हमें कैसे प्रोवाइड करना है, कैसे लेआउट करना है। तो अगर लेआउट के बारे में जानना चाहते हैं तो काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो ग्रिड्स लाइन होती है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन में, तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं यहाँ पे F3 लिखा हुआ है, F5 लिखा हुआ है, F6 लिखा हुआ है। तो इसके जो डिटेल्स रहेंगी वो हम आपको शो कर देंगे। तो इसका क्या डायमेंशन रहेगा, क्या इसकी डेप्थ रहेगी, क्या इसकी डेप्थ रहेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे देगा जैसे सिंगल की तो उसने दे दिया है F7। उसके बाद कंबाइंड फुटिंग, जो दो कॉलम के साथ में जो मिलकर बनती है कंबाइंड फुटिंग, तो उसमें उसने दे दिया है 4 मीटर बाई 7 मीटर का है। और सेक्शन इसने यहाँ पे भी शो कर दिया है कि B, ये B सेक्शन रहेगा। उसके बाद सेक्शन ये है D, तो ये D सेक्शन, इसकी जो चौड़ाई है 3250 है फुटिंग की, कंबाइंड फुटिंग की। उसके बाद ये वाली जो फुटिंग है इसकी जो कंबाइंड फुटिंग की है इसकी है 3 मीटर। ये सेक्शन A है, ये B है और ये D है। ठीक है, और उसके बाद ये वाला सेक्शन है, ये भी C है। तो इस तरह से हमने प्रोवाइड की है। तो लेआउट से रिलेटेड तो अभी हम जस्ट ओनली क्या सीख रहे हैं, फुटिंग का रेनफोर्समेंट, उसके बाद कॉलम प्लेसिंग लेआउट के बाद। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे देखते हैं सेक्शन A। सेक्शन A इसकी जो चौड़ाई है 3 मीटर है और बॉटम का जो रेनफोर्समेंट है 12 mm का रहेगा, 150 सेंटर टू सेंटर। उसके बाद जो टॉप का जो रेनफोर्समेंट रहेगा, 10 mm का रहेगा, 75 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे शो किया गया है, 10 mm का रहेगा, 175 सेंटर टू सेंटर। उसी तरह यहाँ पे सेक्शन C में दे गए हैं, जैसे 4.5 मीटर की है। तो हमें रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करना है कि जो इसकी L लेते हैं, तो इसका दूरी जैसे 4.5 मीटर है, इसका दोनों साइड में कितना लेते हैं क्लियर कवर 50 mm। और राफ्ट जो होती है उसके अंदर लेते हैं बॉटम में ओनली 75 mm। बाकी जो सिंगल फुटिंग होती है, ट्रेवलर फुटिंग होती है, उनके अंदर लेते हैं 50 mm क्लियर कवर। तो 4.5 मीटर है तो कितना हो जाएगा 4400। तो यहाँ से इसका जो साइड का फेस हो जाएगा यहाँ से 4400 हो जाता है। उसके बाद टॉप से बॉटम में क्लियर कवर लेस कर लेते हैं, जैसे कि 300 है, 300 में से 50 टॉप से क्लियर कर देंगे, 50 बॉटम से, तो इसकी 200 की L हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये बीम शो कर दिया है, बीम के अंदर ऐसे टॉप में सरिया रेनफोर्समेंट करना है। तो टॉप में भी मेन बार रहेगा 12 का और क्रॉस बार रह जाता है आपका 10 mm का। ठीक है, तो यहाँ पे उसने 2 शो कर दिया, दोनों के दोनों बार जो रहे हैं बॉटम एंड मेन क्रॉस बार 12 mm का, 225 सेंटर टू सेंटर। 225 का मतलब हो गया 9 इंच सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे बीम का शो कर दिया 900 बाई 850। उसके बाद आपको मैं प्रैक्टिकली भी यहाँ पे शो कर दूंगा। उसके बाद आप यहाँ पे शो कर सकते हैं जैसे कि फुटिंग का जो साइज़ है 1800 बाई 1800, जो टोटल डेप्थ है 300 और छोटे वाली जो डेप्थ रहेगी 250। ठीक है, साइड की जो 250 है और मिडल वाली जो रहेगी 425। तो मैं 425 में क्या है, 250 क्या है, रेनफोर्समेंट बॉटम। ठीक है, आपका जो रेनफोर्समेंट रहेगा 10 mm का, 175 सेंटर टू सेंटर, बोथ वे, दोनों तरफ। ठीक है, बोथ वे लिखा हुआ है दोनों साइड में। 12 mm का रहेगा, 125 सेंटर टू सेंटर। जैसे कि आपका ये फुटिंग मैच है तो ये भी आपका जैसे यहाँ पे उसने शो किया हुआ है 10 mm का, 175 सेंटर टू सेंटर, मतलब 175 ये रहेगा एंड 175 ये रहेगा दोनों साइड में। ठीक है, इसके अंदर ओनली इसके अंदर। और जो कंबाइंड फुटिंग है उसके अंदर जो शो किया है उसका अंदर बॉटम एंड टॉप का रेनफोर्समेंट शो कर दिया है। तो इस तरह से रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये F6 की फुटिंग है। F6 में क्या रहेगा, 12 mm का सरिया है और इसकी जो स्पेसिंग है 100 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रहेगी इसके अंदर। तो इसकी जो चौड़ाई है मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे ड्राइंग्स के अंदर भी। तो इस तरह से आप प्रोवाइड यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप जॉब से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो जॉब के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ। शटरिंग होता है, शटरिंग या सेंटरिंग, उसको कैसे करते हैं, उसको कैसे लगाया जाता है, और शुरू से लास्ट तक हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो काफ़ी व्यूवर्स ने क्वेश्चन किया था, सर हमें बताइए कि जो स्लैब की शटरिंग को कैसे लगाते हैं, लटक कैसे निकालते हैं, स्लैब की थिकनेस कैसे निकालते हैं, प्लस फ्लोर टू फ्लोर हम कॉलम की हाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं।
तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो ये प्रैक्टिकल वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जो फ्रेशर होते हैं और 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस होते हैं या फिर अपना घर बनवा रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो लेवल है वो कैसे ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हर कॉलम पे लेवल मार्किंग किया हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे लेवल मार्किंग किया हुआ है। तो ये लेवल होता है कॉलम पे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कितनी हाइट पे लिया जाता है और इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे ये देख पा रहे होंगे, तो ये लेवल क्यों लिया गया है, प्लस आपकी जो कॉलम की हाइट है वो कैसे निकालते हैं, और बीम की जो लटक होती है, जो आपकी स्लैब होता है, स्लैब का बॉटम होता है, इसके बॉटम से बीम का बॉटम, ये होता है आपका लटक, या फिर इसको आप टी बीम बोल सकते हो, ठीक है। और इस पोजीशन में ये रहेगा एल बीम, ठीक है, ये वाली पोजीशन में रहेगा एल बीम और इस पोजीशन में रहेगा टी बीम। तो टी बीम क्यों रहेगा और एल बीम क्यों रहेगा, क्योंकि जो एल बीम होता है वो एंड पोजीशन पे आता है और टी बीम आता है वो स्लैब को, तो जैसे कि कंटिन्यू स्लैब होता है उसके पोजीशन पे आता है, ठीक है। तो ये लेवल हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं इसके लिए मैं प्रोसेस बता देता हूँ आपको। जैसे कि मैं आपको ड्राइंग से मैं आपको क्लियर कर दूँगा ड्राइंग के अंदर, ठीक है। पहले हम यहाँ पे थ्योरेटिकली देख लेते हैं जो ये लेवल है, सेम जो लेवल है वो ग्राउंड फ्लोर के कॉलम पे लेवल मार्किंग होता है। जैसे कि नीचे ग्राउंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर से हमने बॉटम कैसे फाइंड आउट किया, ग्राउंड फ्लोर के जो प्लेन बीम है उसके टॉप से, और फर्स्ट फ्लोर की जो बीम है उसका बॉटम हमने कैसे फाइंड आउट किया, स्लैब का टॉप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सारा इस क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। तो जो लेवल लगा हुआ है 500, वो कैसे लिया है, तो सबसे पहले जो हम रोड होता है, अगर आपके पास रोड है या फिर आउटर में कोई ड्रेन है, तो वहाँ से एक लेवल ट्रांसफ़र कर लेते हैं कि प्लिंथ लेवल या फिर कुर्सी लेवल आप उसको बोल सकते हो, या फिर एफएफ लेवल, फ्लोर फिनिश लेवल ग्राउंड का, वो कितना हाइट पे रखना है। जैसे ये ट्रांसफ़र हो जाता है उसके बाद जो नंबर आता है हाइट का, कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितनी है, वो आपकी एलिवेशन ड्राइंग्स के अंदर मिलेगा, या फिर जो स्टेयर केस होता है उस ड्राइंग्स के अंदर आपको फ्लोर टू फ्लोर हाइट मिल जाती है। उसके बाद जो फ्लोर, उसके अंदर एक मार्जिन दिया जाता है, मार्जिन बोले तो 2 इंची या फिर 2.5 इंची या फिर 3 इंची का मार्जिन, जैसे कि मार्बल लगाना है या फिर आपको कोटा पत्थर लगाना है या फिर आपको टाइल लगानी है, उसी के बेस पे आपका टाइल मोटा मसाला होता है। तो ग्राउंड फ्लोर में क्या होता है कि जो पीसीसी होता है वो प्लिंथ बीम के टॉप के लेवल तक दिया जाता है। ऑलमोस्ट जो प्लिंथ बीम का टॉप होता है उसके लेवल तक का ही उस बीम में पीसीसी डालते हैं। अगर 3 इंची पीसीसी कास्टिंग करना है हमें, तो प्लिंथ बीम का जो टॉप है उसके टॉप तक हमें पीसीसी कास्टिंग करना है। उसके बाद काम होता है हमारा टाइल का या फिर मार्बल का, ठीक है। तो हम जो मार्जिन लेते हैं, मतलब आधा इंची मार्जिन लिया जाता है मसाले का टाइल के लिए, और 1 इंची लेते हैं कोटा पत्थर या फिर आप मार्बल के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा लेवल आ जाता है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर का लेवल कितना है। तो जो भी लेवल हमारा ड्राइंग्स के अंदर मेंशन होता है उसी बेस पे ले। अगर जैसे कि हमारा 12 फीट है, फ्लोर टू फ्लोर 12 फीट है, तो 12 फीट के अंदर ही वो कवर हो जाएगा 2 इंची फ्लोर मार्जिन, ठीक है। तो आप मार्जिन को भूल जाइए और ग्राउंड फ्लोर में ही उसको कवर कर दीजिए, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर में ही वो कवर ले लीजिए। उसके बाद फ्लोर टू फ्लोर हर फ्लोर में मार्जिन हो जाएगा। अगर 2 इंची ग्राउंड फ्लोर बढ़ेगा मार्जिन में टाइल में, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट फ्लोर पे 2 इंची बढ़ेगा, क्योंकि 2 इंची मार्जिन यहाँ पे आएगा फर्श का फ्लोर लेवल का, मसाले का और आपका टाइल का, और 2 इंची आपका फ्लोर पे आएगा। तो वो उसका एफएफ लेवल ग्राउंड का और फर्स्ट फ्लोर का एफएफ लेवल ऑटोमेटिकली वो फ्लोर टू फ्लोर हाइट आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कंक्रीट का एफएफ लेवल लिया जाता है, कंक्रीट का टॉप और इसका टॉप। तो प्लिंथ बीम का टॉप आ गया है और आपका फर्स्ट फ्लोर का टॉप आ गया है। अब हम लेते हैं लेवल, हम कॉलम की हाइट कैसे फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3600 प्लिंथ बीम से, और फर्स्ट फ्लोर का जो टॉप है 3600 mm है। अब 3600 में से हम कॉलम की हाइट फाइंड आउट करने, क्योंकि कॉलम हम कास्टिंग करेंगे कितनी हाइट पे ले, तो उसी बेस पे हम कॉलम की हाइट डिसाइड करेंगे कितनी हाइट पे लेना चाहिए। तो 3600 में से हम 500 हम इस पे से एक लेवल उठा लेंगे, जो एफएफ लेवल होता है, जो अपना प्लिंथ बीम का जो टॉप लेवल लेते हैं, 500 हम उठा लेंगे उसको। 500 उठा के अब 3600 में से 500 हमने उठाया, तो हमारे पास उस 500 में से और छत का जो टॉप होता है वो बचता है हमारा 3100, 3 मीटर 100 mm।
अब हमारे पास ड्राइंग का आरसीसी ड्राइंग के अंदर आप पढ़ेंगे कि बीम का जो टॉप बॉटम है वो कितना लिया गया है। बीम की जो डेप्थ होती है 200 mm, मतलब आपकी 600 mm। तो 600 mm हम उसमें से लेस कर देंगे। 500 हमने उठाया और 600 वो माइनस किया तो 3100 माइनस 600 मतलब हमारा 2500 बचता है। अब हमारा इस लेवल से हमारा टॉप कितना बचा, कॉलम का टॉप लेवल से कॉलम का टॉप हमारा हो गया 2500 और 500 नीचे, टोटल हाइट कितनी हो गई 3 मीटर और बीम कितने का हो गया 600 mm, तो टोटल कितना होगा 3600 mm। तो इस तरह हम कॉलम की हाइट निकाल लेते हैं। अब हमारा काम होता है शटरिंग का लटक का। अब हमें शटरिंग के लटक क्या ले, मतलब ये जो बॉटम होते हैं ये साइडें होती हैं, फिर जैसे कि साइडें देख पा रहे होंगे सामने, ये वाली जो साइडें हों ये कितना लें। ये साइडें निकालने के लिए अब जो 600 है, 600 में से स्लैब की जो थिकनेस होती है जैसे कि 150 mm है, तो हाइट कितना बचा, लटक कितना बचा, स्लैब का टॉप और बीम का टॉप, तो इसकी जो टोटल डेप्थ बचती है हमारे पास 450 और प्लस 150 टोटल 600 हो जाता है। तो इस तरह से हम बीम का टॉप फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद कहीं पे संकन दिया जाता है, लटक दिया जाता है, तो वो लटक हमारी 150 ऊपर होती है बीम से, जितनी भी आपको दिया जाता है। जैसे कि मेन बीम की है 600 mm और संकन की है 450, तो 450 में से 150 तो बॉटम में से लेस हो जाता है और हमारे पास बचता है 300। तो बॉटम जो उसका साइड होगी उसमें से 300 बार हमारा मिलना चाहिए, क्योंकि स्लैब की थिकनेस यहाँ पे बढ़ेगी संकन में और जो ये स्लैब है ये भी 150 बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली वो स्लैब का टॉप और इसकी कास्टिंग का जो टॉप है ऑटोमेटिकली 300 मतलब 1 फीट आपको मिल जाता है। तो इस तरह से हम कॉलम की हाइट फाइंड आउट करते हैं और संकन की फाइंड आउट करते हैं, लटक की हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आप फ्लोर, कोई भी एक फ्लोर, ये क्या करना है कि जो 500 है जो अपने कॉलम पे, जैसे कि आउटर कॉलम पे हमने लगाया है, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर का जो कॉलम है, जैसे कि कोई ग्राउंड फ्लोर का जो कॉलम है वहाँ पे हमने 500 लगाया, जस्ट एज इट इज़ उस 500 से यहाँ पे 3600 आप ले लेंगे। ये 3600 जैसे 500 नीचे उठाया हमने, 500 इस पे लगा दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली 3600 mm यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट हमारी कितनी होगी 3600 हो गई। हमने 500 लेवल उठा रखा है, एक कैंडा जिसको आप बोल सकते हो, जैसे ये 500 कैंडा है, इसी को हर कॉलम पे वाटर मार्क कर दे, मतलब 0 लेवल ट्रांसफ़र कर दे सभी पे। उसके बाद जहाँ पे भी बॉटम आएगा, जो भी शटरिंग का बेस होता है, बैटरी शटरिंग का बॉटम होता है, वहीं पे पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कुछ लाइव सीखने को आपको मिलेगा। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, काफ़ी सब्सक्राइबर व्यूवर्स कमेंट कर रहे थे, सर हमें प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दीजिए, प्रैक्टिकली साइड पे सिखाइए ड्राइंग कैसे स्टडी करते हैं, प्लस एज पर ड्राइंग हम साइड पे कवर कैसे करते हैं, फिर काम कैसे हमें करवाना है, या फिर एज पर साइड हमें रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करना है, बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग, स्टेयर केस में। तो मैं आज इस वीडियो में आपको, जैसे मैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बीम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो एज पर ड्राइंग से हम जानेंगे यहाँ पे क्या क्या डाया है, क्या आपका मेन बार है, क्या इसमें एक्स्ट्रा बार है, क्या टॉप एंड बॉटम एक्स्ट्रा बार है। जो टॉप एंड एक्स्ट्रा बार होता है वो कंटेनमेंट बार किया जाता है, कट ऑफ द बार कंटेनमेंट बार, या मोस्टली क्या भी किया जाता है पेंटा बार किया जाता है। अब लेकिन क्या यूज़ किया जाता है, एक्स्ट्रा टॉप एंड बॉटम एक्स्ट्रा बार यूज़ किया जाता है। उसके बाद देख लेंगे आप मेन एंड आपका लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, आपकी जो रिप्स बनी रहती है वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल रिप्स क्या होता है वो। उसके बाद ट्रांसवर्स रिप्स कौन सी होती है, तो काफ़ी लोग इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो 2 लेग्स एंड 4 लेग स्ट्रप क्या होता है, स्ट्रप एंड ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट में क्या डिफरेंस है, लेटर टाइज में क्या डिफरेंस है, तो वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, तो वीडियो को पूरी लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि हम रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करना है, ड्राइंग को स्टडी कैसे करना है। उसके बेस पे हमें ये देखना है कि उसमें रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करना है, कैसे उसको चेक करना है कि सही है या नहीं है। सबसे पहले आपको ड्राइंग मिलेगी स्ट्रक्चरल ड्राइंग। तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग कौन सी होती है, जिसमें भी ये स्टील की जो डिटेल्स गिवन रहती है तो वो आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग रहती है, और जिसमें आपकी जो रूम्स एंड आपका टॉयलेट डायमेंशन रहती है तो वो आपके आर्किटेक्चरल प्लान रहता है। इसमें आप देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है
और स्ट्रक्चरल ड्राइंग स्लैब की, ठीक है। तो उसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेकंड फ्लोर स्लैब प्लान, सेकंड फ्लोर स्लैब प्लान गिवन है। तो इसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि बीम में कौन सा बीम है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कॉलम टू कॉलम, तो कॉलम टू कॉलम आपकी बीम रहती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपके कॉलम है, तो कॉलम से कॉलम तक यहाँ पे B5 है। तो B5 का जो डायमेंशन है 230/600 है। तो 230 L इंटू B इंटू H या फिर डेप्थ रहता है। तो इसमें L क्या रहेगा, लेंथ रह जाएगी, और B क्या ब्रेथ रह जाएगा, तो डेप्थ रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेथ एंड डेप्थ गिवन है। तो लेंथ यहाँ पे जो लेंथ है वो नहीं है, जस्ट ओनली ब्रेथ एंड डेप्थ गिवन है। तो ब्रेथ मतलब आपकी इसकी चौड़ाई क्या है, उसकी गहराई क्या है, तो 230 आपकी चौड़ाई रह जाती है और गहराई 600। अब यहाँ पे देखेंगे आप ये कॉलम का फेस शो कर रहा है, तो इसमें मीन आपके कॉलम के फेस से कितना, जिसकी जो चौड़ाई है 230 की है, ठीक है। तो इसी तरह आप हम कॉलम देख लेंगे, जैसे कि 1 2 3 कॉलम का जो लोकेशन रहेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इस तरह से आप यहाँ पे कॉलम देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि वहाँ पे कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ पे इधर से, ठीक है। तो ऐसे कॉलम से देख सकते हैं। मैं आपको ये वाली बीम दिखाता हूँ, ये वाली जो बीम है, ये वाली बीम कौन सी रहती है। तो उसके बाद आपको ये बड़ा कॉलम देख रहे हैं, बड़े साइज, जिसका साइज़ है 900/900। इस कॉलम से उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है ये 900/900 है। इस कॉलम तक का जो बीम है वो कौन सी बीम है, तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे ड्राइंग के अंदर मेंशन रहेगा। तो ड्राइंग में बड़े कॉलम में जो बीम का रेनफोर्समेंट है वो देख ले कौन सी है। तो यहाँ पे B5, तो ये शो कर रहा है B5A, 400/600 का साइज़ है, ठीक है। तो काफ़ी ड्राइंग्स के अंदर क्या गिवन रहता है कि डिटेल्स गिवन रहती है बीम में ही, और काफ़ी जो ड्राइंग्स में शेड्यूल दे देते हैं कि बीम के अंदर ही जो आपके शेड्यूल है वो भी मेंशन कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे डिटेल्स गिवन है, तो B5A हमें यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहा है B5A, इसका ये सेक्शन है B5A का। तो B5A आपका कॉलम टू कॉलम यहाँ पे गिवन है। तो B5A में देख लेते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। तो ठीक है, तो ये क्या हुआ, अंदर की तरफ बैंड होता है, बैंड होने की वजह से क्या हुआ, पहले मेन बार डालते हैं, उसके बाद ये क्रॉस बार डालते हैं, ठीक है। तो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है या फिर साइड में पूछ लेते हैं सीनियर। तो इसमें मेन बार क्या होता है, क्रॉस बार कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार कौन सा होता है। तो मेन बार क्या होता है, सबसे पहले जो शॉर्टर स्पैन, मतलब जो स्लैब की शॉर्टर स्पैन होता है उसमें मेन बार डालते हैं। या फिर आपकी फुटिंग होती है, फुटिंग के अंदर भी सबसे पहले क्या होता है, जो लंबाई होती है, जो चौड़ाई होती है, उसमें जो चौड़ाई में हम डालते हैं तो वो उसका मेन बार, और मेन बार को जो क्रॉस करता है वो आपका क्रॉस बार, ठीक है, या इसको डिस्ट्रीब्यूशन बार बोला जाता है। क्लियर इस, ठीक है। तो ये आपका 2 एंड 1 वे स्लैब में क्लियर हो गया आपका। उसके बाद आपका बेंटअप बार, तो बेंटअप बार भी ऐसे प्रोवाइड, जैसे कि आपका स्लैब होता है, इस कोड में होता है L/7। जैसे कि लंबाई है आपकी 12 फीट, तो 12 से 2 से भाग कर देंगे, 2 ठीक 2 7, तो कितने 7 से इसको भाग करेंगे, तो 7 दूनी 14, तो लगभग आपको ये 2 फीट, तो 1.5 समथिंग में आएगा। तो जैसे कि 12 फीट या फिर 10 फीट है, 10 फीट से इसको भाग करेंगे 7 से, तो 10 से इसको 7 से भाग करेंगे, जैसे कि 10 फीट है, 10 फीट को 7 से भाग करेंगे तो आपका समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो वो इतने फीट पे इसकी बीम से, यहाँ से स्लैब की फेस से वो 7 फीट, जो भी जो आएगा स्टैंडर्ड जो होता है उससे कम नहीं होना चाहिए। L/3 भी ले सकते हैं। L/3 है सेफ डिस्ट्रीब्यूशन बार के, सेफ डिस्ट्रीब्यूट के लिए L/3 ले जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बेंटअप बार। तो यहाँ पे आप कल्टेंट बैंड बार, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डबल मैच कल्टेंट बैंड बार जैसे बीम के अंदर लिया जाता है, वो तो यहाँ पे स्लैब जो मोस्टली इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर में यहाँ पे प्रोवाइड की, आप मेन स्लैब के अंदर भी इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपके चारों साइड से स्लैब की क्या है, सपोर्ट है, बीम की सपोर्ट है। तो ये क्या हो गया है, जो पहले स्लैब कंटिन्यूस ले गए, कंटिन्यूस मेन बार हो गया। जैसे कि आपका ये बॉटम का जो मेन बार आ रहा है, जैसे कि लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है, तो पहले चौड़ाई में ही जो चौड़ाई होती है इसकी लंबाई में नहीं लेगा, जिसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। तो ये बॉटम का जो मेन बार हो गया है, जो ये वाला बार देख रहे हैं, ये वाला मेन बार हो गया, ये वाला क्रॉस बार हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मेन बार एंड क्रॉस बार जो बोथ डाया है वो मेन सेम इक्वल डाया के हैं, जैसे कि 10 mm है। आप साइड पे भी 10 mm के इक्वल ले सकते हैं, पर लेकिन या 10 या फिर 8 mm का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। डिपेंड करता है स्लैब के ऊपर कितना लोड आ रहा है, या फिर स्लैब कितनी लॉन्ग स्पैन की है, ठीक है, या फिर बीम सपोर्ट कितना ले रहा है, उसके बेस पे। जैसे कि जैसे लाइट वेट होगा, लाइट वेट स्लैब का लोड होगा, लाइट स्पैन होगा, तो इस वजह से, ठीक है, तो इस वजह से हमें वो लेनी चाहिए। क्लियर। तो ये मेन बार डाल दें कंटिन्यूस पूरा थ्रू आउट तक, वहाँ पे ले चुका है कंटिन्यूस तक।
उसके बाद आपका ये टॉप एक्स्ट्रा आ गया इसमें। तो ये टॉप एक्स्ट्रा जैसे कि बेंटअप बार लेते हैं, बीम के अंदर एक्स्ट्रा बार लेते हैं, टॉप एंड बॉटम लेते हैं, बीम के अंदर बॉटम एक्स्ट्रा बार लेते हैं, टॉप एक्स्ट्रा बार लेते हैं। तो टॉप एक्स्ट्रा L/7 और बॉटम एक्स्ट्रा जैसे कि वहाँ पे कॉलम है और इधर ये कॉलम है, तो इसके फेस से L/8 इसके फेस से L/8 छोड़ते हैं। जैसे कि हमारा ये 12 फीट है, 12 को 8 से बाहर करेंगे तो 8 1 8 8 चौक 1.25 समथिंग आएगा, ठीक है। तो इतना इस फीट छोड़ देते हैं और हमारा इतना बीच का जो बार है वो बना दिया जाता है। तो थ्योरेटिकली मैंने क्लियर किया हुआ है कंटेनमेंट बार, इसकी भी आप वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब में आप सर्च भी कर सकते हैं कंटेनमेंट बाय CENT। अगर कोई सा भी टॉपिक आप सर्च करना चाहते हैं, कोई टॉपिक दिखना चाहते हैं तो बाय यूट्यूब के सर्च आइकन में जाएंगे, जैसे वहाँ पे आप टाइप करते हैं तो बाय CENT जो चैनल का नेम है, मेरे चैनल का नाम, तो उसमें आप सर्च कर सकते हैं जो भी आप टॉपिक देखना चाहते हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बार, इसमें कोई बेंटअप नहीं दिया हुआ है, जस्ट ओनली या इसमें क्या लिया हुआ है L/7। जैसे कि यहाँ पर हमारे 15 जैसे कि 14 फीट की है, जैसे कि यहाँ से ये दूरी 14 फीट है, ठीक है। तो 14 फीट में से हम इसको क्या कहते हैं L/7। तो लंबाई क्या है 14 फीट, इसमें भाग करते हैं 7 से, 7 दूनी 14, मतलब आपके 2 फीट आ गया। तो यहाँ से 2 फीट की दूरी पे, बीम के फेस से 2 फीट की दूरी पे क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा आ गया है। स्टैंडर्ड क्या है L/7 से लेकर L/3। तो L/3 क्या है, सेफ लोड के लिए है, L/7 से नीचे आपको नहीं जाना है। तो L/3 जैसे 14 फीट है, इसको 3 से भाग करेंगे तो 3 चौक 12, तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 4 फीट पे आप जैसे चले जाएंगे। तो ये दूरी आपको यहाँ पे इस तरह से लेनी है। तो L/5 भी ले सकते हैं, L/3 भी ले सकते हैं, आप L/7 भी ले सकते हैं। L/7 से नीचे आपको नहीं जाना है। जैसे L/8 L/9 L/10, ये आपको L/10 8 9 पे नहीं जाना है, L/7 तक, L/5 6 3 तक ले सकते हैं आप। L/3 एक स्टैंडर्ड है सेफ लोड के लिए, आपके जो बैंड स्लैब है वो बैंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए प्रॉपरली। तो यहाँ पे क्या करता है, टॉप में कंटेनमेंट बार में क्या होता है, टॉप में जाके वहाँ पे L/7 पे जाके बेंटअप हो जाता है, फिर ये बार आपका बीम के नीचे चला जाता है और वहाँ पे आपके बीम के ऊपर से बाहर जाता है, यहाँ पे L/7 बेंटअप हो जाता है। तो वो काफ़ी वीडियो में आप देख भी सकते हैं। तो मैंने काफ़ी लाइव वीडियो बनाई है, प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली दोनों साइड से वीडियो मैंने आपको सिखा भी दिया है। उसके बाद आपका स्लैब कंटेनर, स्लैब और बीम के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्लैब का जो रीइंफोर्समेंट है, इसमें क्या होता है, स्लैब के अंदर पहले मेन बार ऐसे जाता है, बट लेकिन स्लैब के अंदर क्या जाता है, जैसे कि आपकी बीम है तो बीम टू बीम सपोर्ट कर रहा है, तो बीम टू बीम सपोर्ट कर रहा है, तो ये पहले बाहर की साइड में बीम जा रही है, तो बीम में क्या करेंगे, ये वाला मेन बार पहले बॉटम में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद जो स्लैब का जो सरी जा रहा है इसमें ऐसे डाल दिया, प्रोवाइड कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि जो लोड इसको जो सपोर्ट करना है वो स्लैब जो बीम आ रहा है, लटक बीम आ रहा है उसमें कर रहा है। अगर आप साइड में बीम नहीं है, अगर जो लटक बीम नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका जो मेन छत का जो मेन बार जा रहा है, तो वो आपका पहले मेन बार ये बाहर, जो ये मेन बार आ रहा है बाहर जाएगा, उसके ऊपर ये वाला जो क्रॉस बार है, ये क्रॉस बार इसके ऊपर आएगा, ठीक है। अगर उसमें कोई आपने बीम बाहर नहीं निकाली है, फ्लैट बीम आपने डाली है, तो उस कंडीशन में फ्लैट बीम के ऊपर आपने ये पहले मेन बार ये आएगा, उसके बाद ये ऊपर, उसके ऊपर ये आएगा। उसके बाद जैसे ये वाला जो बार देख रहे हैं, ये वाला जो बार है ये ऊपर निकलेगा और ये वाला जो क्रॉस बार है ये इसके नीचे जाएगा, ठीक है। ये वाला इसके नीचे जाएगा। तो ये इस कंडीशन में, बट लेकिन यहाँ पे बाहर बीम है, तो बीम को ऊपर सपोर्ट करने के लिए, रेस्ट करने के लिए ये मेन बार ऐसे बाहर आ गया है और ये वाला जो बार है बीम से ऊपर क्रॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद बीम का जो है, जो लटक बीम है, जो बॉटम के लटक है, ये थ्रू आउट पीछे तक गई हुई है। जो सेम लटक पीछे है वो सेम लटक आगे है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट के लिए। इसको आप टेपर्ड बीम भी ले सकते हैं, बट लेकिन टेपर्ड ना लेकर यहाँ पे आप जैसे कि लॉन्ग स्पैन छज्जा होता है, लॉन्ग स्पैन छज्जा होता है, उसमें आप टेपर्ड बीम ले सकते हैं उसमें। तो इस तरह से ये स्लैब रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो छज्जे में क्या करते हैं, डबल मैश यूज करते हैं, जबकि आप स्लैब के अंदर आप डबल मैश यूज कर सकते हैं और विदाउट बेंटअप बार के भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें टॉप एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो टॉप एक्स्ट्रा लेने के लिए आप क्या करेंगे, जो टॉप में एक्स्ट्रा जाएगा वो 10 mm का लेना है, और जो इसमें क्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन बार जाएगा
उसकी स्पेसिंग बढ़ जाती है और प्लस इसकी स्पेसिंग बढ़ने के साथ साथ उसका डाई भी कम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एक्स्ट्रा बार है टॉप पे 10 mm का है, और ये वाला जो बार डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो 8 mm का है। जबकि मेन और बॉटम मैश, जो बॉटम जो जाल है उसमें दोनों 10 mm के है। 10 mm है, ये है 10 mm है, मेन बार 10 mm का है एंड ये क्रॉस बार 10 mm है। और टॉप एक्स्ट्रा के अंदर जैसे आप बेंटअप बार में लेते हैं तो वहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा हो गया है, उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूशन 8 mm का है। इसमें नीचे स्पेसिंग जबकि आप देख सकते, नीचे की स्पेसिंग देख सकते हैं यहाँ पे 6 इंची है, बट लेकिन यहाँ पे 10 इंची रह सकते हैं या फिर 12 इंची। मैक्सिमम क्या होने चाहिए, 12 इंची। मैक्सिमम 12 इंची से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 12 इंची से कम ही रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 10 इंची है, यहाँ पे 6 इंची है, ठीक है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आप इस तरह से आप प्रोवाइड कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो यह मेन बार जो नीचे मेन बार प्रोवाइड हुआ ऐसे ऊपर का मेन बार हो गया है, और उसके जो नीचे डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका डिस्टेंस बढ़ गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप प्रोवाइड यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। तो कंटेनमेंट का बार क्या होता है, लोड को रजिस्ट करने के लिए जो स्लैब होती है, जो बॉटम जो बीम का काम होता है। बीम क्या है, एक टेंशन मेंबर है। स्लैब क्या है, वो भी एक टेंशन मेंबर है। जबकि कॉलम क्या है, कंप्रेशन मेंबर है। कंप्रेशन में क्या होता है, दोनों साइड से फोर्स इंटरनल डायरेक्शन में लगता है, जबकि टेंशन मेंबर में इंटरनल फोर्स आउटर डायरेक्शन में लगता है। जैसे कि आपकी स्लैब है, बीच में की तरफ क्या होगी, बैंड एंड स्टार्ट होना होती है, वहाँ पे क्या होता है, फिक्स होता है। दोनों साइड में एक फिक्स होता है और बीच में बैंड और स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्या हो, दोनों साइड से वो टेंशन हो रहा है, तो वो बहुत साइड फिक्स एंड उसमें बैंड मूवमेंट हो रहा है, तो वो लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और कॉलम में क्या होती है, क्या लेंथ डिक्रीज़ होती है, मतलब उसमें लेंथ घटती है, दोनों साइड में कंप्रेस होता है। और इसमें क्या होती है, लेंथ इंक्रीज़। तो लेंथ यहाँ पे इंक्रीज़ होती है तो उसमें वो क्या हुआ, टेंशन हुआ, तो बोथ साइड फिक्स्ड और बीच में बेंडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो टॉप का एक्स्ट्रा दिया जाता है, जैसे यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा, वहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा हुआ, तो बैंड स्टार्ट कहाँ से होता है, बीच में। जी आप सबसे ज़्यादा बेंडिंग कहाँ पे होता है, बीच में। बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा बीच में होता है, पर लेकिन बैंड स्टार्ट कहाँ से होता है, फेलियर कहाँ से स्टार्ट होना होता है, साइड सपोर्ट से, ये वाला इस कॉर्नर से, जो ये वाला कॉर्नर होता है यहाँ से क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाता है बॉटम से, ठीक है। तो ये क्या होता है, टॉप से बैंड स्टार्ट होना जाता है। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी अगर फेल होती है स्लैब तो बीच में बैंड होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से बैंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को रजिस्ट करने के लिए यहाँ पे बेंटअप दिया जाता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया जाता है, ताकि जो स्लैब है वो सेफ रहे। देखो बीच में रेनफोर्समेंट कम है लेकिन साइड में ज़्यादा रेनफोर्समेंट है, ताकि जो डबल छत होती है, जो मजबूत होती है, जो साइड की मजबूत ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे आप कोई सरिया ले लीजिए, सरिया को मैं हाथ से अगर पकड़ता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सरिया में हाथ से पकड़ता हूँ, तो सपोर्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, नीचे। और जितना जो चीज़ सपोर्ट है पकड़ के रखेगी तो वो भी आगे की तरफ झुकने नहीं देगी। अगर वहाँ पे लोड भी डालते हैं तो अगर इसकी साइड की पकड़ सही जब मजबूत होगी, अगर ये चीज़ पकड़ मजबूत है तो उसका बेंडिंग नहीं होने देगी, ठीक है। अगर ये यहाँ पे अगर थोड़ी हल्की मजबूत पकड़ रहेगी तो वो आराम से ही बैंड नीचे स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है। तो ये आपका थ्रू आउट वहाँ पे बॉटम चलेगा, यहाँ पे वो कॉलम के ऊपर एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है। ये बीम हो गया, बीम के ऊपर आप ये इधर एक्स्ट्रा हो गया। और ये अल्टरनेट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टरनेट छत का मेन बार और जो बॉस मेन बार है ना, इसके बीच में ये क्रॉस होना चाहिए। जैसे ये मेन बार हो गया, इसके बीच में क्रॉस, ये मेन बार हो इसके बीच में क्रॉस, ठीक है। अल्टरनेट हो जाना चाहिए ऊपर। तो ये आपका क्रॉस हो गया, तो इस तरह से आपका इस तरह से यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो आपके रिप्लाई मैं ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। आई होप आपको टॉपिक लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।